नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरीति रघुनंदन मॉरिशस से वामा एकेडमी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी मॉरिशस की इस इकाई में इकाई के पहले आयोजन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस आयोजन में हमारे माननीय वक्ता डॉक्टर शुभांकर मिश्रा जी, उप सचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस एवं डॉक्टर संजीव कुमार जी, संस्थापक वामा अकादमी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ सर हम उपस्थित हो गए हैं हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं सुरेश शुक्ला जी, नॉर्वे से। स्वागत है सर, आपका स्वागत है सर, नमस्कार। जी। हम चाहेंगे कि वैसे तो डॉक्टर संजीव कुमार जी को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। फिर भी आप इस अपनी संस्था के लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। पीछे से बोल रहा हूँ, हटाओ। धन्यवाद सुरीति जी, शुभंकर जी, सुरेश जी। ये अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी का गठन हिंदी के प्रचार प्रसार के मूल उद्देश्य के लिए किया गया है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है। फिलहाल कुल मिलाकर के 40 चैप्टर्स या यूनिट्स हमारी इंडिया में हैं, तकरीबन हर स्टेट में, और 42 यूनिट बाहर हैं, विदेशों में। इसमें मॉरिशस भी एक है। हर यूनिट हमारी एक अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के द्वारा रेगुलेट होते हैं। और विशेष बात यह है कि प्रशासन का दायित्व केवल वामा यानी महिलाओं पर ही है। कोई भी पुरुष पदाधिकारी नहीं, मुझे छोड़कर। तो महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं और हम आगे बढ़ाने के लिए ये देख कर कि वो काफ़ी गंभीरता से काम करेंगे, हमने उनको सौंप दिया है और अच्छा चल रहा है। तो हम कई प्रकार से कोशिश करते हैं हिंदी के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, और विभिन्न योजनाओं के द्वारा हिंदी के प्रसार प्रसार को हम करने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में इतना कहते हुए मैं सुरीति जी को वापस कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें अच्छा लगा कि आप नारी सशक्तिकरण को सिर्फ कह नहीं रहे, उसको इसके एक महिला प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ इस पहल के लिए। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं भारत सरकार एवं मॉरिशस सरकार के द्विपक्षीय संस्था विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में आप उप सचिव पद पर सुशोभित हैं, या ये कहूं कि आपके आने से पद की शोभा और बढ़ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यह मैं साक्षी हूं कि आप पिछले 1 वर्षों से जिस प्रकार से, जिस लगन से अपना कार्य कर रहे हैं, ये हम सभी उसके साक्षी हैं। इसके लिए सर मैं आपको बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ। सर के परिचय में तो बहुत, जितने पंक्तियां लिख दी जाए, जितना अधिक लिख दिया जाए उतना ही कम प्रतीत होता है। फिर भी मैं कुछ संक्षेप में आप लोगों को जरूर जानकारी देना चाहती हूँ। डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी 2023 से यहाँ पर हैं, जो कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी एवं मैथिली के सिद्धहस्त लेखक एवं अनुवादक हैं। उनके अनुदित कृतियों में महाराणा प्रताप, आज कल परसों, मृत्यु मेरे द्वार पर, बच्चा भाषाओं अध्यापक, अजगुत ग्रह दंत कथा एवं मौलिक कृतियों में उनकी अर्वाचीन संस्कृत विविध आयाम, ज्ञान विज्ञान के अग्र आर्यभट्ट, भारत के महान वैज्ञानिक, घड़ी है बड़े काम की चीज। इसके साथ ही डॉक्टर मिश्र जी के 100 से अधिक आलेख एवं शोध आलेख विभिन्न पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।
और जितना बहुत समय, अगर 2 घंटे भी मैं लगाऊं तो उनके परिचय में बहुत कम लगेगा। तो मैं चाहूंगी कि हम कुछ उन्हीं के द्वारा सुनेंगे। और सर, हम मैं आगे की कार्यवाही के लिए संजीव सर को कहूंगी कि आप जो शुरुआत करें कार्यक्रम की औपचारिक रूप से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शुभंकर जी, मैंने देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, और विशेषकर आपसे जानना चाहूँगा, विश्व हिंदी सचिवालय काफ़ी वैश्विक स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार की रोल है, क्या भूमिका है सचिवालय की, और किस प्रकार से आप लोग हिंदी के प्रसार प्रचार में अपना योगदान देते हैं? सबसे पहले आप सबको नमन है। और सुरेश शुक्ल जी हैं, सुरीति जी हैं, आप डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने, और मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। हम आपसे मिल चुके हैं मॉरिशस में, जब हम विश्वरंग के कार्यक्रम में साथ साथ थे, और आपके साथ बैठ करके बातचीत करने का अवसर मिला, आदान प्रदान हुआ, विमर्श हुआ, और आपकी प्रतिभा देखकर और आपका व्यक्तित्व देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो बहुत बहुत आभार कि आपने अपना स्नेह और सानिध्य मुझे दिया। और जहाँ तक आपको इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन कि आप एक नारी शक्ति के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और विभिन्न सामाजिक सरोकारों पर आप कार्य कर रहे हैं। तो एक अच्छा काम है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यों से ही तो हमारा कारवां बनता चला जाएगा, और हम फिर इस तरह से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक आपके प्रश्न, आपने कहा, मुझसे जानना चाहा कि विश्व हिंदी सचिवालय किस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय एक द्विपक्षीय संस्था है, और इस द्विपक्षीय होने के कारण, और इसमें जो है, हम दोनों ही सरकारों के साझा प्रयत्नों से, जिसमें मॉरिशस गणराज्य है, मॉरिशस राज्य है, मॉरिशस सरकार है, और भारत गणराज्य है, इन दोनों ही सरकारों के अटूट मैत्री का यह प्रयत्न आप सबने देखा। और उसके आधार पर हम पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य, एक परिकल्पना थी कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारे सामने, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसी की तर्ज पर विश्व सचिवालय के, विश्व हिंदी सचिवालय की संकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया गया था। और आप जब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पदों के नाम भी आपको इसी तरह से दिखेंगे, जिसमें अच्छा। कि जैसा कि आपने कहा कि महासचिव, उप महासचिव, तो ये उसी की तर्ज पर किया गया है। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं, प्लीज हाँ। कंटिन्यू। हाँ, तो इस आधार पर और इसका वैश्विक स्तर पर हम औपचारिक अनौपचारिक रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। साथ में जो हम दोनों ही सरकारों का यह प्रयत्न है कि कैसे हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं, आधिकारिक भाषाओं में हम अपनी जगह बनाएं। कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ अन्य कारण भी इसके साथ हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ पर है कि एक अकादमिक संस्था होने के नाते कि हम किस तरह से उसके लिए एक जमीन बनाएं, एक वातावरण का निर्माण करें। और यदि कोई हिंदी सीखने के लिए वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, तो हम उनको उन तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सकें, और उनको ये लगे कि हम सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए एक मंच उपलब्ध है, तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। जी। जी जी। जी सूर्य। सर, बहुत जी, कुछ काफी प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे मन की बात बहुत लोगों के मन की बात होगी। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मॉरिशस में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का अनुभव तो आपको यहाँ पर हो ही गया है। तो आप से जो सुनना चाहेंगे। आ, आप तो चूंकि स्वयं यहाँ बहुत दिनों से काम कर रही हैं हिंदी के क्षेत्र में, आप जैसे यशस्वी लेखक हैं मॉरिशस में, मैं समझता हूँ
ये एक गर्व की बात है, न केवल मॉरिशस के लिए भी बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी लोग यहाँ पर जिस तरह से सृजन का आयाम विस्तृत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उल्लेखनीय है, अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। और जहाँ तक मॉरिशस की बात है कि मॉरिशस हम सब जानते हैं कि हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर आए हैं। इसे ज़्यादातर जो मॉरिशस का मानते हैं तो हम कहते हैं कि गिरमिटिया देश है ये। गिरमिटिया देश के होने के कारण यहाँ पर हिंदी भोजपुरी के माध्यम से आई है और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से आई है। तो यहाँ पर लेकिन लोगों ने अपनी जिजीविषा से इस हिंदी को बचाए रखा है, आगे बढ़ा और निरंतर अब आगे बढ़ा। आज की हिंदी मुझे लगता है कि मॉरिशस में जो प्रवासी साहित्य लेखन है वो बड़े परिपक्व अवस्था में है। काफी लोग इसमें काम कर रहे हैं और अलग अलग स्तरों पर हिंदी के प्रचार प्रसार का जो फलक है वो बहुआयामी है, बहुवर्णी है। केवल इसमें संघर्ष की कहानी अब नहीं है। नई पीढ़ी, पहले एक समय में हम ये जानते थे कि जब वो आए तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन पर जो उनको मुख्य धारा में, और चूंकि कॉलोनियल सिस्टम था तो उस समय में चूंकि जो उपनिवेश होता है उसका शोषण उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये भारत के साथ भी था और ये मॉरिशस के साथ भी है। तो हम दोनों की साझी संस्कृति है, एक तरह से हम एक ही कॉलोनियल मास्टर से शासित होते रहे हैं। तो वो समस्या हम सब जानते हैं, बतौर भारतीय होने के नाते हम भी जानते हैं। हमारा इतिहास कहता है कि संघर्ष के का और दमन का कितना बड़ा इतिहास रहा है वहां पर। तो उसी तरह से मॉरिशस भी ऐसा छूटा नहीं रहा है। साहित्य उस आधार पर भी रचा गया है। और अब आज की पीढ़ी, जब आप किन किन की अगली पीढ़ी भी जिस तरह से साहित्य में नए नए विषयों को शामिल कर रहे हैं, नए नए छटाओं के साथ आ रहे हैं, तो फलक मुझे लगता है कि सशक्त है, बहुआयामी है, बहुवर्णी है। और इस आधार पर मॉरिशस में हिंदी की स्थिति मुझे बहुत बेहतर लगती है। और आप सबको शुभकामनाएं जो आप भारतवंशी यहाँ पर हैं और जो लिख रहे हैं। और मैंने आपकी कृतियों को पढ़ा है, आप असाधारण कवयित्री हैं, आप असाधारण लेखिका हैं। तो आपका जो फलक मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इसमें कुछ नयापन मुझे दिखता है। तो मुझे लगता है कि हम ये सिर्फ कह दें कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में साहित्य रचा जा रहा है। आप में भी उसी तरह से कुछ कमतर नहीं है। और आप नएपन के साथ मॉरिशस वासी भी हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं, निरंतर समृद्ध कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं। जी। जो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने जी जो स्थिति आपने बताई वो तो बड़ी सुखद है और हिंदी के फेवर में है। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं सर, आपने जिक्र किया। तो हिंदी के इस प्रचार प्रसार में सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं दोनों संलग्न हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ इनके बारे में बताएंगे संक्षेप में? न केवल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो समझिए तो एक तरह का भगीरथ प्रयत्न है ये, और एक महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की, चाहे वो जहाँ खड़ा है, जिस तरह से योगदान दे रहा है, उन सब की कमोवेश सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सांस्थानिक प्रयत्नों से ही हम हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। संस्थाएं काम कर रही है, भारत में भी काम कर रही है, मॉरिशस में भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं और वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से व्यक्तिगत प्रयत्न, जैसे कि हम अपने हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो स्वतंत्रता से पूर्व का, तो उसमें कई ऐसे व्यक्तिगत इतने बड़े महान प्रयास हुए थे जिसके आधार पर हिंदी साहित्य का एक बड़ा अंश निर्मित हुआ है। वो एक तरह से देखिए तो हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहे और एक इतने बड़े अंश के लिए साहित्य निर्माता रहे। सांस्थानिक प्रयत्नों में भारत सरकार की कई संस्थाएं काम करती है। मैं देख रहा हूँ 7 से 8 संस्थाएं भारत सरकार में काम करती हैं, जिसमें से शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, विधि मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय। हम 4 मंत्रालय भारत सरकार में काम कर रहे हैं और दायित्व अलग अलग हैं हिंदी के लिए। जैसे कि गृह मंत्रालय का काम कार्यालय में क्रियान्वयन की बात करना है। शिक्षा मंत्रालय का काम माध्यम के रूप में हिंदी को और मातृभाषाओं को संवर्धित करने के लिए और उसको प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न रहा है। जो आपका जो विधि मंत्रालय है वो कानून सब तक सही अर्थों में, सही सारी भाषाओं में पहुंचे, सुबोध हो, सुगम्य हो, उसके लिए काम करता है।
और जो विदेश मंत्रालय है, आप सब ने देखा कि हमने अभी अभी विश्व रंग का कार्यक्रम किया था और उसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका थी। तो विदेश मंत्रालय का काम है कि हम डायस्पोरिक माध्यम से हिंदी को कैसे प्रवासी साहित्य और प्रवासी लोगों तक, क्योंकि ये एक बड़ा पक्ष है कि हम तीन तरह से यहाँ पे साहित्य सृजन किया जा रहा है जो प्रवासी साहित्य में। एक तो वो है जो गिरमिटिया देशों में है और हिंदी की सेवा कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो रोजी रोटी की तलाश में गिरमिटिया देश से इतर हैं और काफी समृद्ध स्थिति में है, जिसे हम और तीसरे वो लोग भी हैं जो लोग अतुल्य भारत के रूप में भारत को जानते हैं और उसकी सभ्यता संस्कृति को सीखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के तीन स्तरों पर जो साहित्य सृजन किया जा रहा है, जिसमें विदेशी लेखकों का भी नाम काफी है, वो अग्रगण्य है, उन्होंने भी महती सेवा की है हिंदी की। तो इस आधार पे जहाँ तक मॉरिशस की बात है, मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है, जो शैक्षिक संस्थाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है। और एक सबसे बड़ी बात जिसका कि मैं पक्षधर हूँ, मैं समझता हूँ कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हिंदी को कैसे प्रचारित और प्रसारित किया जाए, इसमें हिंदी प्रचारिणी संस्था जो है उसका बड़ा रोल है, बैठकाओं के माध्यम से। क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं कि जो कोई डिग्री नहीं लेना चाहता है लेकिन हिंदी सीखना चाहता है, तो उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मंच है ये, कि हम अनौपचारिक रूप से अपने हिसाब से हम कुछ उनके लिए एक पाठ्यक्रम निर्माण कर सकें, ताकि हम लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना का जो चार कौशल है भाषा शिक्षण के लिए, हम उनके लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराएं। तो ये एक पक्ष मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि से बनता है। और उस सब में आप सबका सहयोग, जो वॉलेंटियरिज्म होता है, जिसमें सरकार, हम और आप सब चाहते हैं कि ये मेरी मातृभाषा है, ये मेरी भाषा है। जब मैं मातृभाषा की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं समझिए कि हिंदी उसकी सिरमौर है हर मातृभाषा के बीच में, क्योंकि रविंद्रनाथ ने भी कहा था, आज गुरुदेव रविंद्रनाथ की, कि भारत की भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। तो जब मैं हिंदी कहता हूं तो उसे महानदी के रूप में लेते हैं, और तमाम भारतीय भाषाओं का वो एक तरह से देखिए तो उसका परचम लहरा रही है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम किसी एक भारत, तो मुझे मुझे लगता है कि उन तमाम भारतीय भाषाओं में और हिंदी में एक समावेशिता की स्थिति है, और हमारी दृष्टि समावेशी है कि यदि कोई भी भारत की भाषाएं या कहीं की भी भाषाएं बढ़ती है तो उसमें हिंदी की जीत है। ये हमारा मिशन भाव है। जी। इसी से संबद्ध एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मॉरिशस में जो हिंदी ज्ञाता हैं, जिन्होंने मास्टर या ग्रेजुएशन की है, उनके व्यवसाय के लिए क्या संभावना है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम संस्कृत में भी कहते हैं कि सर्वे गुणा है कांचन माश्रयन्ते। ठीक है, सारे गुण जो है वो धन के ऊपर में आजीविका की उन्मुखी कितनी है इन चीजों के लिए। अब मैं समझता हूँ कि किसी भी भाषा को, इवन भारतीय परिदृश्य में भी, जब मुझे कोई कहता है कि किस भाषा में रोजगार की क्या संभावना है, मैं समझता हूँ कि किसी भी भाषा में, किसी भी पाठ्यक्रम में रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। लेकिन उन संभावनाओं के बीच में आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी है, आज के समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी के आधार पर, उसके आधार पे हमें कुछ और कौशल अर्जित करने होते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि रीस्किलिंग, अप स्किलिंग जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ कि जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी पढ़ दूँ, लेकिन यदि मुझे पाठ्यक्रम में कंप्यूटर नहीं आता है तो मेरी ऑफिस जो एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है। ठीक तो बात। इसी तरह से अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए हिंदी में तमाम संभावनाएं हैं। भारत में तो है ही कि आप किसी भी चीज में, आप चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे संस्कृत पढ़िए, चाहे पंजाबी पढ़िए, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन है, उसमें मान्यता प्राप्त डिग्री है आपके पास, तो आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। वो जी। हुनर आप में चाहिए कि जो जो नियोक्ता के लिए की अपेक्षित अर्हताएं हैं, जो कौशल है, क्योंकि हम आजकल रोजगारोन्मुखी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपनी शिक्षा को कौशलोन्मुखी भी बनाना चाहते हैं। तो हिंदी में भी हम उन तमाम कौशलों को बनाए रखने की कोशिश में है, जुगत में है, ताकि हमारे हिंदी पढ़ने वाले लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी, उसको रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके, वो रोजगार परक बन सके, और वो हम उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। जी। बहुत सुंदर प्रयास। सुरीति जी। बहुत अच्छा सर। आ, हिंदी को लेकर
कई बार लोगों के मन में आता है कि हिंदी लेके शायद हिंदी विषय लेकर न जाने हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन आपकी बात सुनकर आज के जो नौजवान हैं उनको इस बात का सुकून ज़रूर हुआ होगा कि हिंदी लेकर भी वो अगर आप उस स्थान पर आ सकते हैं तो वो भी ज़रूर आ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप एक प्रेरणा है उन सभी युवाओं के लिए। मेरा प्रश्न है कि हाल ही में पिछले मास अगस्त में मॉरिशस में विश्व रंग के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और आपके अनुसार कार्यक्रम कितना सार्थक रहा और आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? और जहाँ तक मुझे जानकारी भी है और मैं खुद वहाँ स्वयं थी, साक्षी भी रही हूँ। अ, आपके विचार लेकिन जानना चाहती देखिए, जहां तक आप सार्थकता की बात करते तो सबसे बड़ा सार्थक ये रहा कि हम आपसे संजीव जी से मिल सके। सुरेंद्र जी से नहीं मिल पाए, मुझे इसका दुख है। लेकिन ये एक तो बड़ा सार्थक रहा कि इससे बड़ी बात मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि मैं कहीं पैदा हुआ, आप कहीं पैदा हुए, हम कहीं पैदा हुए, एक ऐसा संयोग बना कि हम सभी एक जगह आ गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो इस सब जितने भी इस तरह के आयोजन होते हैं उन सब में संवाद, विमर्श, क्योंकि ऐसा समाज, ऐसी जो व्यवस्था जिसमें विमर्श को महत्व दिया जाए, जिसमें संवाद को महत्व दिया जाए, निश्चित रूप से वो संवाद और आत्म विमर्श करके हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। तो इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता इस बात में है कि हमने जो कुछ भी थाती के रूप में इसमें सहेजा, जिस विमर्श के साथ में किया, और उस आधार पर जब हम एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे, मेरी दृष्टि में बहुत का अंतर आया जब मैं आप लोगों से मिला। जब मैं आप लोगों के साथ जो इंटरेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि मेरी दृष्टि थोड़ी और खुल गई। मैं कुछ और आपसे आपसे सीखा, उनसे सीखा, आप सबसे सीखा। तो इस तरह से जब हम भाषा अभियानी इस तरह से परस्पर आदान प्रदान के साथ कुछ सीखेंगे तो निश्चित रूप से उसका इनपुट जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा। तो बिल्कुल हम ठीक है। ये देखते हैं कि ये एक बड़ा सृजनात्मक पक्ष है। इस तरह के विमर्श कभी जाया नहीं जाया करते हैं। इस तरह के विमर्श हमेशा फलोन्मुखी होते हैं। और निश्चित रूप से जो उसका आवाज, और जो विश्व रंग में कम से कम 50 देशों से अधिक तरफ के लोग आए थे, लोग आए। सबको सुनने का मौका मिला था। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम की एक सीमा होती है, हम सुनते हैं, सबको सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन एक जो परस्पर एक दूसरे से मिलने में एक जो संवेदना का स्तर है, जो एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ता है, उस आधार पे मुझे लगता है हिंदी से समृद्ध हुई है, अपेक्षाकृत समृद्ध हुई है। और इसके लिए मैं विश्व रंग के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। जो भी मौका मुझे मिला आपके साथ मिलने के ये मेरे लिए समझिए कि इससे बढ़िया क्षण और हो नहीं सकता है। तो मुझे अच्छा लगा, मेरी दृष्टि खुली, मेरी दृष्टि और पैनी हुई कि मुझे कैसे इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सबको एक दूसरे से संवाद और समन्वय और विमर्श के माध्यम से जो कुछ मिला, वो निस्संदेह जो मुझे लगता है कि वो अमूल्य है। मैं बहुमूल्य नहीं कहूंगा, वो अमूल्य है। और उस अमूल्य थाती के साथ हमको, आपको, सबको आगे बढ़ना है। जी। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा कहा सर आपने। हम्म। इस आजकल तो डिजिटाइजेशन हो गया तकरीबन हर चीज़ का। इस जी, डिजिटल युग में आपको क्या लगता है हिंदी की क्या संभावना है और किस प्रकार की चुनौतियां आपको सामने दिखती हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो लोग डिजिटाइजेशन के, एक बड़ा पक्ष है जो डिजिटाइजेशन को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब कोविड का समय था, कोविड एक गेम चेंजर साबित हुआ हम सब के लिए। कहते हैं कि आपदा में भी अवसर लेकर के हमारे लिए आया। ठीक है कि हमने बहुत सारे परिजनों को खोया, ये दुखद रहा हम सब के लिए। लेकिन हमारे लिए कोविड ने एक संभावनाओं का द्वार खोल दिया। और वो द्वार था कि डिलीवरी ऑफ एजुकेशन कैसे हो, हम कैसे लोगों तक पहुंचे। ये एक जो पक्ष था, पहले जब कोविड से पहले लोग इतना हाईफाई इंटरनेट, इतनी ऊंची स्पीड वाली इंटरनेट नहीं रखते थे। मेल खोल लेते थे, ज्यादा से ज्यादा कुछ इस तरह के काम कर लेते थे। लेकिन उसमें उसमें मैं भी शामिल था। मैं आपको बताऊं कि कोविड से जी। पहले यूपीआई भारत में था, लेकिन मैं बड़ा एप्रिहेंसिव हुआ करता था कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। लेकिन जब कोविड हुआ तो उसके बाद चूंकि नोट छूने के बाद भी लोग इतनी बार हाथ धोते थे, तो एक घबराहट होती थी। तो मैं यूपीआई में आ गया। मुझे लगता है कि आज यूपीआई वरदान है।
ठीक है, कि आप बिना किसी से ट्रांजैक्शन किए आप उसके पैसे उसके अकाउंट में पहुंचा देते हैं, तो और आपका काम हो गया। तो ये एक अच्छा अवसर है। कुछ दिक्कतें होगी उसमें, लेकिन मुझे लगता है उसके फायदे ज्यादा हैं। वो इसी तरह से इनिशियल टीचिंग टू ट्रबल्स तो आती हैं। जी जी। तो जो शिक्षा में हुआ कि जैसे हमारे सामने में जब कोविड हुआ था, तो अक्सर क्या था कि शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ गई थी। तो हमारे सामने था कि अब इस शिक्षा व्यवस्था को कंटिन्यू कैसे रखा जाए, जारी कैसे रखा जाए। जब कंटिन्यू हमने किया उसको, बड़ा देश है हमारा, जब हमने कंटिन्यू किया तो उसके बाद फिर हमने क्वालिटी की बात की कि अब इसमें क्वालिटी कैसे है। तो अब क्वालिटी को भी हम एड्रेस कर रहे हैं, उसमें गुणात्मकता कैसे है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और क्वालिटी के आधार पर भारत में और पूरे विश्व में हम सस्टेनेबिलिटी के साथ, पूरे सातत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी तो ये तीनों ही प्रश्न मुझे लगता है कि इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यम से कुछ समय ऐसा भी है कि जब हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ करना नहीं चाहते, लेकिन हम सीखना चाहते हैं, हम अपने आधार पर सीखना चाहते हैं। सपोज मुझे एक ऐसा पाठ्यक्रम चाहिए जो रात के मैं 10 बजे जब फ्री होता हूं तो मैं सीखना चाहता हूं और उसको करना चाहता हूं। अब ऐसे समय में यदि कोई फिजिकल क्लास ले लें या ऑटो पायलट मोड की क्लास ना ले, तो शायद कहीं ना कहीं एक दिक्कत दोनों तरफ से होने की वजह से हम उस काम को कर नहीं पाएंगे। लेकिन यदि कोई ऑटो पायलट मोड के कोर्सेज हैं, डिजिटल माध्यम से हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार से, अपने ईज के आधार पे हम उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बड़ी क्रांति है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भारत में भी देखिए कि आज आईआईटी का प्रोफेसर पढ़ा रहा है और हम जैसे लोग कहीं दूर दराज गांव में बैठे हुए उसको सुन रहे हैं। पहले ये संकल्पना शायद अकल्पित थी चीजें, हमारी कल्पना से परी थी। तो हम उनके ज्ञान का फायदा उठा रहे हैं, हम उन चीजों के साथ कर रहे हैं। तो और हिंदी सीखने सिखाने में ये हमारे लिए बहुत कारगर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल एज में और हम और हिंदी इस मामले में बहुत समृद्ध है, क्योंकि जो ethnologue.com है, वो जब हिंदी की डिजिटल स्थिति के बारे में बात करते हैं, बेशक डिजिटल डिवाइड हो हिंदी में और भी भाषाओं में, लेकिन उसको वो कहता है कि डिजिटल सपोर्ट, तो मैंने देखा है उसके वेबसाइट पे लिखा हुआ है थ्राइविंग, बेहतरीन। तो इस तरह से आधार पे चूंकि हिंदी न केवल ट्रेडिशनल फॉर्मेट से, लेगेसी के माध्यम से भी आगे है, और साथ में हिंदी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आगे है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस स्तर पर सोचना चाहिए एक नए सिरे से। और जो लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ में, उसको लेते हुए अपना रीच एक्सेस हमें बढ़ाना चाहिए, अपनी पहुंच उन तक हम पहुंचे और हम उनके लिए उपलब्ध हो सकें इस आधार प्रधार पर। तो ये एक अच्छा मौका है। हम उसमें अपने उद्देश्य के हिसाब से थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि हिंदी में डिजिटल के आने से हमने एक क्रांति ला सकते हैं। बहुत कुछ किया है हम लोगों ने और बहुत कुछ करना है बाकी है। तो तमाम संभावनाओं को मैं चाहता हूं कि डिजिटल फील्ड को का तमाम शोषण होना चाहिए, ताकि हम अपने हिंदी के विकास को चहुदिक चतुर्मुख चतुर्दिक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मेरी दृष्टि है डिजिटल को लेकर के। जी मेरा सोचना भी ऐसा है कि डिजिटल के साथ पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि जी पुस्तकें अब उनके नज़दीक अवेलेबल हैं। जी। तो और आप ऐसा भी सोचिए कि जैसे कि मैं कोई आज यहाँ पे, मैं कई बार एनसीईआरटी की कोई पत्रिका को यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ, या मैं आपके काम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बैठे देख रहा हूँ। यदि मैं अपने साथ में, मुझे फिजिकली उसको उसको वहन करने की जरूरत नहीं है। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पहुंच एक क्लिक पे, माउस के क्लिक पे हम आप तक पहुंच गए और आपकी चीज को पढ़ ली, और आपको मैंने इंस्टेंट फीडबैक भी दे दिया कि आपकी कविता देखी, आपकी कहानी देखी, मुझे इसमें ये पक्ष अच्छा लगा, आपने ये लिखा और इससे ये इस तरह से होगा। पहले कहाँ होता था? जी पहले तो सपोज मान लीजिए कि हमने किसी को पढ़ा, तो किसी ने पोस्ट कार्ड पे लिख के किसी को दे दिया, तो बात एक अलग है। अदरवाइज पाठक को पता नहीं चला। मुझे लगता है कि एक समय में यदि हम ऑटो पायलट मोड में कहते हैं, तो नाउ वी आर टुवर्ड्स मोर इंटरैक्टिव थिंग। पाठक को तुरंत उसकी प्रतिक्रिया मिल जाती है कि हमारी चीज उनको ऐसी लगी, और उस पाठ की, क्योंकि पाठक की प्रतिक्रिया या किसी उपयोक्ता की प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है कि क्या दिक्कत है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरी बातें हैं, और हम कैसे उसमें सुधार और परिवर्धन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी संभावना, आकाश अनंत है।
बहुत सही। सुरीति जी। जी सर, आपने जो कहा कि जैसे हम पहले कहते थे कि दुनिया मुट्ठी में है, तो मुझे ऐसा लगता है ना केवल मुट्ठी में है बल्कि एक उंगली पर है। एक टच से हम क्लिक करते ही एक क्लिक पर है, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया को अपने एक उंगली पे, जैसे श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठाया था पूरा पहाड़, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अब मुट्ठी वाला वाक्य थोड़ा बदलना होगा कि दुनिया एक उंगली पर है, तो एक उंगली का सारा करामात है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हम लोग भी देखते हैं कि हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, ना केवल हिंदी भाषी अपितु अहिंदी भाषी और विदेशी लोग भी हिंदी के प्रति काफी रुचि ले रहे हैं। और आपको ये सब देखते हुए हिंदी का भविष्य आपको कैसा नजर आता है, ये मैं जानना चाहती देखिए, हिंदी का भविष्य मुझे लगता है कि बड़ा उज्जवल है। उज्जवल इसलिए है क्योंकि हमने अपनी इस भाषा को, संवाद पक्ष को हम और सशक्त कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कई सर्वे है कि इवन डिजिटल माध्यम से भी जो रीजनल कंटेंट्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ा है और उसमें हिंदी लीड कर रही है। यदि जी। 43% लोग भारत की 2011 की जनगणना को हम मान लें, तो 43 से 45% लोग जिन्होंने की हिंदी मातृभाषा है, और वो लोग मातृभाषा के आधार पे जितना डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो उस आधार पर भी आप देखेंगे कि एक बड़ा सा संसार बन गया। मेरा ये कहना है कि हमारी भाषा जितनी संवादी होगी, हम जितने लोगों तक पहुंचेंगे, जितना रोजगार के लिए, जितना जीवन के हर पक्ष पर होंगे, तो मुझे लगता है कि हम उतना ही और तरक्की करेंगे। तो इसलिए कि हमें इस बात को संवाद के रूप में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर कार्य करने की जरूरत है कि हम कैसे संवाद, जैसे कि मातृभाषा हमारे लिए अनिवार्य थी क्योंकि हम उस परिवेश में रहते थे, उसी तरह से हिंदी अब हमारे लिए अनिवार्यता है। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, या हम सब वो दिन देखना चाहते हैं कि जिस दिन लोग ये कहें कि यदि मुझे हिंदी नहीं आती है तो मैं डिसएडवांटेज्ड हूँ। ठीक है। मैं जैसे आजकल हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी नहीं आती है हमें तो हम डिसएडवांटेज्ड हैं, तो उसी तरीके से वो दिन, और हिंदी ने इस चीज को काफी हद तक कर दिया है, करके दिखा दिया है। आज हिंदी पढ़ने के बाद, हिंदी को लेकर के बाद मैं देखता हूँ कि मॉरिशस में भी कई कार्यक्रम होते हैं, कई चीजें होती हैं, हिंदी अनिवार्य रूप से बोली जाती है और हिंदी एक अपरिहार्य पक्ष हो गया है। तो ये अपरिहार्यता जीवन में हिंदी की जिस दिन हमने बना दी, ठीक है, उसके लिए हम सबको मेहनत करने की ये जरूरत है कि कैसे वो तमाम बुनियादी सुविधाओं को हम उपलब्ध करें, ताकि जब कोई लिखने वाले लोग आए, पढ़ने वाले लिखने लोग आए, तो उनको ये नहीं लगे कि नहीं ये अंग्रेजी से कहीं कमतर है। तो हमें उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। विदेशों में आज के बच्चे सब पढ़ना चाहते हैं हिंदी को, और उसे उसको एक स्किल के रूप में, एक एडवांटेज के रूप में लेते हैं। तो परिस्थिति बदला है, काफी बदल गई है चीजें, और मुझे लगता है कि रोजगार के भी अवसर कम नहीं हैं। मैं लगता हूँ कि हिंदी के लोग कहाँ नहीं हैं। हम लोग, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी तो हिंदी पढ़कर ही आया हूँ, और जी। ऐसा नहीं है कि मैं शिक्षा में काम कर चुका हूँ। लगभग 7 से 8 वर्ष मूल रूप से शिक्षा में काम कर चुका हूँ, जहाँ पर कि मुझे पॉलिसी प्लानिंग जैसी चीजों में रहना था, और मैंने उसके लिए तमाम योग्यताएं और कौशल अर्जित किए। ऐसा नहीं कि, देखिए, संघर्ष करना पड़ेगा आपको उसमें फिट होने के लिए, क्योंकि उस व्यवस्था में आपको अपनी जगह बनाने के लिए, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ के जाएं, आपको अपनी व्यवस्था में जगह बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल यदि ठीक। आप नहीं करेंगे तो आप धारा में छूट जाएंगे। ये हर भाषा के लिए सत्य है, हर सभ्यता के लिए सत्य है, हर संस्कृति के लिए सत्य है, हर समाज के लिए सत्य है। तो आपको उसके लिए तो करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं इस आधार पर अब ये समय में कहीं हिंदी पढ़ना डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि लोग ये सोचते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ी तो मैं डिसएडवांटेज्ड हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज सीखनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए थी। जी। ये बहुत अच्छी सबसे बात है सर आपको। ये सबसे बड़ी जी। उपलब्धि है हिंदी के लिए कि लोगों में रुचि पैदा हुई। यस जी। सुरति। जी। जैसा कि ये एक बहुत एक शुभ लक्षण है, जो कि मैं अपना अनुभव भी साझा करना चाहती हूँ कि मेरे जी। पास कई हिंदी भाषी और विदेशी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम भारत घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम हिंदी सीख कर जाएंगे।
या बिल्कुल। हम कोई व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए हमें हिंदी सीखना है, कम से कम बोलचाल की हम हिंदी जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत शुभ संकेत है कि ना केवल हिंदी भाषी अपितु विदेशी लोग भी इसलिए हिंदी सीखना चाहते हैं क्योंकि वहां जाकर भारतीय संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए बहुत ही शुभ बहुत लक्षण बढ़िया। है। जी। जी। लोगों में हिंदी के प्रति रुचि रुचि जागृत करने में फिल्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपके क्या विचार है सर? देखिए, फिल्म, मैं तभी कह रहा हूँ कि फिल्म एक संवादी पक्ष को लेकर होता है। तो जी। इसीलिए जहाँ जहाँ संवाद बनेगा, जहाँ जहाँ उसके लिए होगा, और आप जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक प्रौढ़ है, कहते हैं कि एक मेच्योर्ड फिल्म इंडस्ट्री है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखने के बाद लगता है कि हम विश्व में किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से सृजनात्मकता के स्तर पर हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, किसी भी स्तर पर कम नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं जब यहाँ मॉरिशस में हूँ और एक बार फिल्म देखने के लिए चला गया, मुझे इतनी भीड़ थी उसमें कि मुझे टिकट नहीं मिली। ठीक है। और मुझे उसके लिए 3 घंटे इंतजार करने पड़े। और जब 3 घंटे इंतजार करने के बाद, मेरे जैसे बहुत लोग थे लाइन में लगे हुए थे, और जब मैं 3 घंटे इंतजार करने के बाद मेरे पुत्र का कहना था कि नहीं, मुझे देखनी है तो देखनी है। तो मैं जब उनके साथ गया 3 घंटे, वो खचाखच वो फिल्म का आपका वो भरा था। उसके बाद भी लोग इंतजार करके रहे। तो ये लगता है कि और जितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप जब हिंदी सीख कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉम्प्रिहेंड तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं। तो एक पक्ष तो हमारा वो सध गया ना कि सुनना। ठीक है। धीरे जी। धीरे जब इसी तरह से सुनते सुनते उनके संस्कार में आएगी तो बोलेंगे भी। ऐसा कहीं नहीं है, मॉरिशस में तो मैं अक्सर देखता हूँ कि फिल्मों के माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से हो, यहाँ के रेडियो पर, टीवी पे खूब हिंदी की फिल्में बजती है। और लोग कई बार यहाँ पर ऐसा भी मैंने देखा है कि यदि मैं किसी से, मुझे लगता है कि शायद इनको भाषा की समस्या होगी, तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, तो वो मुझसे पूछा कि क्या आप हिंदी जानते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर वो हिंदी में मुझे और बड़े प्यार से अच्छे से समझाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से जहां जहां संवाद बनेगा, चाहे वो फिल्म हो, चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। और ये तो स्वतः सिद्ध चीज है कि फिल्म एक हमारे लिए बड़ा एक सांस्कृतिक राजदूत की तरह काम कर रहा है। तो इस आधार पे मुझे लगता है न केवल मॉरिशस में, पूरे विश्व में हिंदी ने जितना विकास करना था, उसमें फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि उसमें इतनी क्रिएटिविटी है, इतने लोग सृजनशील होकर के भाषा के संवादी पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है शुभ संकेत है। बॉलीवुड जितना तरक्की करे, उसको असीम शुभकामनाएं हैं। उन सबको मुझे लगता है कि हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो उन्होंने ये कह दिया। हमने तो सुना था कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बॉलीवुड नहीं होता तो हिंदी का फलक इतना विस्तृत नहीं। तो हमारे लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसी फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ हैं, हमारे उसमें है कि जिसमें बॉलीवुड का, और वो बड़ा ही पेशेवर है और बड़ा ही सृजनात्मक है। और उनकी भाषा को आप देखिए तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि नहीं, ये पक्ष जो भाषा का विकसित हो रहा है, वो जो प्रयोजन मूलकता जो आप कहते हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय। जी। अंत की तरफ आते हुए जी संजय चाहूंगा सर। कि संदेश क्या देना चाहेंगे आप हिंदी के पाठकों को, हिंदी के लेखकों को, और हिंदी के साथ जुड़े हुए व्यवसाय के तौर पर जुड़े हुए लोगों को? मेरा कहना है कि ये तो एक शुरुआत है, ये एक आगाज है। हम सबको इस दिशा में मिलकर काम करना है। हम एक सिपाही हैं। आप सिपाही हैं, सुरीति जी सिपाही हैं, आदरणीय सुरेश जी सिपाही हैं। हम सब सिपाही हैं, और हम सबको इस बात के मन के अंदर में ये जरूर है कि हम मिशन भाव से हैं। हमारे लिए देखिए दो पक्ष हैं। सीखने वालों के लिए मेरा संदेश है कि भाषा अभूतपूर्व है। मैं अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जीवन में थोड़ा सा वक्त संस्कृत पढ़ने में भी बिताया है। और मुझे लगता है मैंने जितना भी पढ़ा, यदि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी होती तो शायद मेरा व्यक्तित्व इतना जो है ना, उस हिसाब से नहीं संपूर्णता की ओर बढ़ता। मैं जी। अभी भी संपूर्ण नहीं हूँ, मैं अभी भी अपूर्ण हूँ। पर बावजूद मुझे लगता है कि उस संस्कृत ने मेरे जीवन में गजब का जो परिवर्तन के लिए किया। अच्छा।
उसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने हिंदी के लिए पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अक्सर ये महसूस होता था कि जैसे अभी भी मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है ये चीजें मुझे और पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो ये जो एक है, मुझे लगता है कि ये स्नेह हर व्यक्ति को चाहिए, और मुझे लगता है कि तमाम संभावनाएं हैं हिंदी में। आप उसको स्वीकार करिए, उस पर एहसान मत करिए। मैं ये कहता हूँ कि हिंदी सीखने में और बोलने पर किसी पे एहसान मत करिए, आदमी को स्वीकार करिए, क्योंकि ये भाषा व्यवसाय की भाषा है, रहेगी और आगे भी बनी रहेगी। और हम इसी तरह से आने वाले दिनों में हम सब, आप सब के द्वारा, चाहे वॉलेंटियरिज्म के थ्रू हो, चाहे सरकारी प्रयत्न के दूर हो, सांस्थानिक प्रयत्नों के माध्यम से हो, हम ये चाहते हैं कि यदि किसी को भाषा नहीं आएगी तो ये कहेगा कि हमने कुछ मिस किया, हमें कुछ कमी रह गई। हमें वो बनाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे नई पीढ़ी के लोग सीखना चाहते हैं उन तमाम सुविधाएं उपलब्ध, अभी काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं, कुछ सुविधाएं रह गई हैं, लेकिन जो और भाषाओं के बनिस्बत हम बेहतर स्थिति में हैं। और ये सब आप जैसे लोगों का प्रयास है, आप जैसे लोगों का जो है प्रयत्न है। और इन सब के लिए मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया के कहीं भी जो हिंदी की बात करता है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसने कहा, मुझे ये फर्क पड़ता है कि हिंदी की कारवां में चीजें जुड़ गई। तो महत्व नाम का नहीं है, महत्व काम का है। हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और उन तमाम अगली पीढ़ियों को मैं कहता हूँ कि इसे गर्व के साथ, आत्मसम्मान के साथ अपनाओ। ये अपनी भाषा है, ये सपने की भाषा है, ये व्यवसाय की भाषा है, ये रोजगार की भाषा है, ये ज्ञान की भाषा है, ये विज्ञान की भाषा है। तो ये तमाम भाषाएं में जब इतने पक्ष इसके साथ हैं, तो हिंदी कहाँ का अंतर है। इसे अपनाइए, स्वीकार करिए, इस उम्मीद के साथ कि, और ये सोच करके कि सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। हम भाषा अभियानियों के लिए ये है कि हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। जय हो। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। जी। बड़ा अच्छा लगा, आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं और सोच बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। तो मुझे लगता है कि विश्व हिंदी हिंदी सचिवालय में बैठकर आप अवश्य हिंदी को संयुक्त राष्ट्र तक तो ले जाएंगे यथाशीघ्र। और मॉरिशस में हमारा जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको जो सपोर्ट आपसे मिलेगा, वो सपोर्ट अभूतपूर्व है, ऐसा दिख रहा है। और हिंदी आगे प्रगति करेगी। सुरीति जी, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे अवसर हम फिर आपसे चुराएंगे, फिर आपको हम बुलाएंगे और चाहेंगे कि विभिन्न विषयों पर आपने जिस बेबाकी के साथ जवाब दिया है, तो उन विषयों पर आपके साथ और चर्चा हो और लोगों को और अच्छा लगे, नया ज्ञान बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं, मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इस मंच पर मुझे बुलाया, आपका सानिध्य मिला। आप जैसे बड़े प्रतिष्ठित लेखक हैं, मैं तो इसमें एक छोटा सा एक व्यक्ति हूँ, सिपाही हूँ। और आपके साथ सहयोग, आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद, आपके सानिध्य में हम चाहते हैं कि हम एक सूरत बदलने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, और उसमें हम सब का है। हम ये कह रहे हैं कि न दैन्यम न पलायन, न भागूंगा छोड़कर, न ये करूंगा और न दीनता दिखाऊंगा। हम करेंगे तो करेंगे मिशन भाव के साथ करेंगे, ताकि अपनी भाषा, मेरी भाषा, आपकी भाषा, तमाम भारत की भाषाएं, उन सब का विकास हो। पुनश्च धन्यवाद और आभार। धन्यवाद शुक्ला जी, आपके जुड़ने के लिए। और धन्यवाद सुरीति जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। ऐसे कार्यक्रम आपको नियमित आयोजित होते धन्यवाद। रहे। सबसे पहले तो शुभांकर सर जी का, और जिन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए, और हम निशब्द हैं। जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, और सुरेश सर भी जुड़े हैं, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनका भी मैं जी, हमारे धन्यवाद लिए करती बहुत सौभाग्य है कि आदरणीय सुरेश सर जुड़े हुए हैं। बहुत हूँ। बहुत जी जी, आभार। आपका आशीर्वाद हम सब के साथ है, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, और हम इसी तरह से काम करेंगे। निश्चित रूप बिल्कुल। से हिंदी आपका स्नेह सरोकार मिलते रहे। जी। जी जी जी। हिंदी को लेकर, इस हिंदी की इस पताका को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम का वक्त हो चला है समापन के लिए। और फिर से हम आपको जोड़ेंगे सर, जरूर।
और फिर जी आपको नमस्कार। आपका वक्त हम लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और जीवन आगे बढ़ता रहे। और हिंदी के लिए जहाँ भी आप लोगों का को मेरा सहयोग चाहिए हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। इतना तो मैं आप लोगों को कह सकती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय मॉरिशस।